जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और फंडामेंटल की इस क्लास में आज हम लोगों को पढ़ना है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। देखिए, सबसे पहले अगर हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात करें तो कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां होती हैं और कौन सी पीढ़ी का प्रयोग किस समय किया गया और किस पीढ़ी में क्या सुधार हुआ, यही आज की क्लास में हमको पढ़ना है और सीखना है। देखिए, सबसे पहले हम दिया हुआ है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ियां। कह रहा है कि बहुत साल पहले भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता था और आज भी किया जाता है। कह रहा है कि पहले के कंप्यूटर और आज के कंप्यूटर में बहुत अंतर है। कंप्यूटर में समय के साथ काफी परिवर्तन हुए, यानी कि जैसे जैसे टाइमिंग चेंज हुआ है, जैसे जैसे समय परिवर्तन हुआ है, वैसे वैसे कंप्यूटर में बहुत ज्यादा सुधार देखने को मिला। इसमें बताया जा रहा है कि आज के समय के कंप्यूटर काफी मॉडर्न और एडवांस देखने को मिलते हैं, लेकिन पुराने समय के कंप्यूटर इतने मॉडर्न और आधुनिक और एडवांस नहीं हुआ करते थे। समझ में आ रहा है ना? मतलब आज के कंप्यूटर में जितना फीचर्स वगैरह मिल चुका है, आज के कंप्यूटर में जितना फीचर्स अवेलेबल है, उतना पुराने वाले कंप्यूटर में आपको नहीं मिलता था। और कह रहा है कि लेकिन बदलते समय के साथ कंप्यूटर के क्षेत्र में जो सुधार हुआ है, जिसमें काफी समय लगा। और पहले के कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े हुआ करते थे, ये मैंने आपको पढ़ाया भी है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में। और कह रहा है कि लेकिन आज के कंप्यूटर साइज में बहुत छोटे होते हैं और इनकी स्पीड भी काफी क्या होती है, तेज होती है। यानी कि पहले के कंप्यूटर से इस समय के कंप्यूटर में कंपैरिजन करें तो इस टाइम का जो कंप्यूटर है उसकी साइज बहुत ही छोटी है पिछले कंप्यूटर के मुकाबले। क्योंकि आपको टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में मैंने आपको सुपर कंप्यूटर के बारे में पढ़ाया, जिसकी आकार लगभग एक कमरे के बराबर होता था, मैंने पढ़ाया था ना। और कह रहा है कि सरल भाषा में अगर हम इसे समझें तो वह टाइम पीरियड समय अवधि जिसमें कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, इसी टाइम पीरियड को हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। यानी कि दिन प्रतिदिन, यानी कि जो समय अवधि में जिसमें भी कंप्यूटर में टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, और इसी टाइम पीरियड को हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि कंप्यूटर की तकनीक को विकसित होने में लगभग 5 पीढ़ियों का वक्त लग गया। कितने पीढ़ियों का? 5 पीढ़ियों का वक्त लग गया। इसीलिए कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां होती है जो कि नीचे दी गई। जैसे मान के चलिए, अभी तक तो हमारी कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी चल रही है, लेकिन इसके पहले हमारी कंप्यूटर की 4 पीढ़ी जो है क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। लेकिन चारों पीढ़ियों में दिन प्रतिदिन सुधार क्या देखने को मिला है, वही आज की क्लास में स्टेप बाय स्टेप समझना है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें प्रथम पीढ़ी के बारे में तो यहाँ पे लिखा है पहली पीढ़ी की शुरुआत 1940 से हुई और इसका अंत 1956 में। समझ में आ रहा है ना? अब इसमें लिखा है दूसरी पीढ़ी की जो कंप्यूटर की शुरुआत हुई 1956 से और 1963 तक ये चला था। और ये तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर 1964 से 1971 तक चला था। और चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर 1971 से 1985 तक चला था। और पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर जो अभी वर्तमान में मौजूद हैं, इस कंप्यूटर को आप पांचवी पीढ़ी बोल सकते हैं, जो कंप्यूटर की आखिरी पीढ़ी। 1940 के पहले हमको नहीं पता है, मतलब यहीं से आपका स्टार्ट होता है। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें प्रथम पीढ़ी के बारे में तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या क्या फायदा था, मतलब उसको क्यों बनाया गया था, उसमें क्या क्या ऐसा ऑप्शन था जिसके बारे में हमको समझना है। तो देखिए, प्रथम पीढ़ी की शुरुआत देखिए, कह रहा कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर, कह रहा कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर साइज में काफी बड़े हुआ करते थे। अब चूंकि इसकी बात हो रही है, ध्यान से समझिएगा, चूंकि पांचों पीढ़ी आप पढ़ेंगे और पांचों पीढ़ियों में मात्र कुछ कुछ ऐसा कंडीशन होगा जो सब में फॉलो होगा, अलग अलग सब में आपको डिफरेंस आपको दिखेगा। जैसे देखिए, उसमें बताया जा रहा है कि जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर हुआ करते थे उसकी साइज बहुत बड़ा हुआ करता है। और फिर कह रहा है कि आप इनके साइज यानी कि आकार का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इन कंप्यूटर को रखने के लिए कमरे की जरूरत पड़ती थी। समझ में आ रहा है ना? तो ये कंप्यूटर की साइज बहुत बड़ा हुआ करता था। और फिर कह रहा है कि पहली पीढ़ी की शुरुआत 1940 में हुई थी और इसका अंत 1956 में हुआ। और कह रहा है कि इस पीढ़ी के कंप्यूटर में कांच के बने वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। इसमें हजारों की संख्या में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए इन कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा हुआ होता था। इस कंप्यूटर के बारे में बात करें, पहली जनरेशन के जो कंप्यूटर आते थे उसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। समझ में आ रहा है ना? उसमें एक प्रकार के जो है वैक्यूम ट्यूब का इस कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाता था, और वो भी क्वांटिटी में मात्र 1000 की संख्या के बराबर थी। तो आप खुद बताइए
कि अगर वो क्वांटिटी की मतलब अगर बड़ा रहेगा, मान के चलिए 1000 की संख्या अगर हम उसमें दिखाएंगे, तो क्या उससे हमारी कंप्यूटर की साइज छोटी होगी? इसके वजह से इसकी कंप्यूटर की साइज बड़ी हो गई। ये वैक्यूम ट्यूब, और वो भी किसका बना होता था? कांच का बना होता था। अब चलिए, अब इसके बारे में आप लिखा हुआ है, इसीलिए इन कंप्यूटरों का आकार बहुत बड़ा होता था और इन कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करना ज्यादा मुश्किल काम था और ये बिजली भी बहुत खर्च करते थे। मतलब इसमें अगर किसी प्रोग्राम को आपको करना था तो इसके लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें होती थी, और ये ऐसा कंप्यूटर होता था जो पावर भी ज्यादा कंज्यूम करता था, पावर भी ज्यादा खर्चा करता था। तो ये पहली पीढ़ी के कंप्यूटर है। अब चलिए इसके फायदे और नुकसान के बारे में अगर देखा जाए तो इस कंप्यूटर के क्या क्या फायदे थे और क्या क्या नुकसान था इस। तो देखिए इसमें पहला लिखा हुआ है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के फायदे। कह रहा है कि इस पीढ़ी के कंप्यूटर में डाटा कैलकुलेशन बहुत तेजी से करते थे। किस पीढ़ी की बात हो रही है? पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की बात हो रही है। फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट करते थे और ये मिली सेकंड में गणना कर सकते थे। मिली सेकंड मतलब बहुत ही फास्ट तरीके से ये गणना करते थे। और कह रहा है कि उस समय वैक्यूम ट्यूब आसानी से मिल जाया करता था। जैसे अभी वैक्यूम ट्यूब का हम फिगर दिखाएंगे आपको। कह रहा है कि उस टाइम, जिस टाइम फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को बनाया गया, उस समय कह रहा है कि वैक्यूम ट्यूब आसानी से मिल जाया करता था। और फिर सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है कि वैक्यूम ट्यूब की टेक्नोलॉजी ज्यादा महंगी नहीं थी। आप खुद बताइए कि क्वांटिटी में अगर 1000 हम प्रयोग करेंगे और उसकी अगर मतलब महंगा होगा, तो क्या 1000 हम ला पाएंगे उतना इजी तरीके से? तो इसकी क्वांटिटी के साथ साथ मतलब इसकी जो दाम होती थी वो क्या होती थी, उतना महंगा नहीं होता था। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन कंप्यूटरों में साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक काम कर सकते थे। प्रथम पीढ़ी की बात हो रही है। और फिर लिखा हुआ है कि इन कंप्यूटरों में इंफॉर्मेशन और डाटा को स्टोर करने की क्षमता भी थी। क्योंकि एक बड़ा कंप्यूटर था जिसकी साइज एक कमरे के बराबर था, तो क्या उसका स्टोरेज की कैपेसिटी बड़ा नहीं होगा? तो ये भी डेटा को स्टोर करने के लिए काम में आता था। और इसका डिसएडवांटेज क्या है? तो कह रहा है कि पहली जनरेशन के कंप्यूटर का साइज काफी बड़ा था, ये पहला डिसएडवांटेज है इसका। उसके बाद लिखा हुआ है कि जनरेशन के कंप्यूटर में काम करते समय काफी गर्म हो जाया करता था। मतलब इस सिस्टम पे हम प्रॉपर तरीके से काम करते थे तो इसमें हीटिंग की ज्यादा मात्रा में प्रॉब्लम थी। और फिर लिखा हुआ है कि कंप्यूटर को ठंडा करने के लिए एयर कंडीशन की भी आवश्यकता होती थी। और फिर लिखा है अपने बड़े आकार के कारण ये बहुत अधिक मात्रा में बिजली का इस्तेमाल करते थे। चूंकि साइज बड़ी थी, इसकी मतलब इसकी जो हैवी था, मतलब इसका जो मशीन था वो बहुत हाई लेवल का था, और इसके हिसाब से ये क्या करता था, पावर ज्यादा मात्रा में लेता था। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ कि इन कंप्यूटर को मेंटेन करके रखना काफी ज्यादा मुश्किल होता था। एक एक पार्ट्स खोज करके लेके आना, उसको मेंटेन करना इतना इजी काम नहीं था कि हम उसको आसान तरीके से मुझको कर सके। और फिर लिखा ये केवल मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे और इसमें प्रोग्रामिंग करना भी एक कठिन कार्य था। मतलब इस कंप्यूटर में केवल मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था। मतलब ये केवल अपनी मशीनी लैंग्वेज को ही समझ पाता था। अगर हम कोई प्रोग्रामिंग भी करना चाहते थे तो इसमें आसानी तरीके से नहीं कर पाते थे। तो ये हमारी पहली पीढ़ी के कंप्यूटर है। अब चलिए सेकंड जनरेशन में क्या आता है। तो देखिए सेकंड जनरेशन के बारे में बताया जा रहा है। कह रहा है कि कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी की शुरुआत 1956 में हुई थी और इसका अंत 1963 में हुआ था। नहीं, ये तो पावर ऐसे ही नॉर्मली चलता था, जैसे हम लोग का कंप्यूटर चलता है वैसे ही चलता था, पर इनकी अपेक्षा इसकी साइज काफी बड़ा होता था और ये पावर ज्यादा कंज्यूम करता था। अब उस समय के बाद उस समय तो नेट होना चाहिए। हाँ, उस समय भी नेट होगा। सब होता होगा, लेकिन इसका ब्रॉड लेवल में नहीं दिया होता होगा, थोड़ा थोड़ा सा ऑप्शन में दिया होता होगा। जैसे आज के समय में जो हमारे पास कंप्यूटर है वो 5 जनरेशन के कंप्यूटर है, और इस समय एआई पर्पज का प्रयोग किया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जा रहा है, जो पहले के कंप्यूटर में ऐसा ऑप्शन नहीं था। आप खुद देखिए, पहले की अपेक्षा अगर हम इस समय के कंप्यूटर में कंपेरिजन करें तो हमारी इस समय की कंप्यूटर की साइज बहुत छोटी है, लेकिन फिर भी उसकी अपेक्षा ये जो हमारा कंप्यूटर, इसकी कार्य करने की कैपेसिटी बहुत ही हाई लेवल का, तो उसमें भी किसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता ही होगा। अब चलिए सेकंड जनरेशन में बताया जा रहा है। कह रहा है कि सेकंड जनरेशन की शुरुआत 1956 में हुई और इसका अंत 1963 में हुआ था। और दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता था। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब और सेकंड पीढ़ी में ट्रांजिस्टर। इस पूरे का भी फिगर हम दिखाएंगे तब आपको क्लियर होगा। और ट्रांजिस्टर कह रहा है कि वैक्यूम ट्यूब के मुकाबले काफी छोटे होते थे। अब देखिए, कहाँ आपका वैक्यूम ट्यूब जिसकी क्वांटिटी 1000 होती थी, और इसमें आपका ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता था जिसकी साइज बहुत छोटी होती थी।
और यही कारण था कि सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर आकार में छोटा हो। और इसमें लिखा भी है कि ट्रांजिस्टर के आने के बाद कंप्यूटर के क्षेत्र में काफी ज्यादा विकास हुआ। और इस कंप्यूटर के क्या क्या फायदे थे, तो कह रहा है कि पहली पीढ़ी की तुलना में इस कंप्यूटर के साइज काफी छोटा हो गया था। अब इसका रीजन क्या था, तो वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग। और फिर लिखा हुआ है कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर काम करते समय जल्दी गर्म नहीं होते थे। अभी मैंने आपको फर्स्ट में बताया है ना कि फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो क्या करते थे, साइज में काफी बड़े हुआ करते थे और उसकी कैपेसिटी भी बहुत हाई लेवल की होती थी और उसमें हीटिंग की प्रॉब्लम ज्यादा मात्रा में थी, जबकि इस कंप्यूटर में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था। और फिर लिखा हुआ है ये अपने छोटे आकार के कारण कम बिजली खपत करते थे, मतलब इसमें भी बिजली की रिक्वायरमेंट आती थी लेकिन फर्स्ट जनरेशन की अपेक्षा इसमें कम होता था। और कह रहा है कि दूसरी पीढ़ी वाले कंप्यूटर के काम करने की स्पीड काफी अच्छी थी और ये डेटा को माइक्रो सेकंड में कैलकुलेट कर लेते थे, पहला मिली सेकंड और इसमें माइक्रो सेकंड। और फिर कह रहा है कि पहली पीढ़ी के मुकाबले दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को मेंटेन करना आसान था। ये सेकंड जनरेशन कंप्यूटर है। अब इसकी हानियां क्या थी, तो इसके बारे में डिसएडवांटेज के बारे में आप लिखा हुआ है, देखिए कह रहा है कि दूसरे जनरेशन के कंप्यूटर कम गर्मी पैदा करते थे और कह रहा है कि फिर भी इन्हें रखने के लिए एसी की आवश्यकता होती थी। और कह रहा है कि दूसरे जनरेशन के कंप्यूटर को लगातार मेंटेन यानी कि रख रखाव की जरूरत पड़ती थी और इसका इस्तेमाल केवल कुछ विशेष काम को पूरा करने के लिए ही किया जाता था। अब चलिए, अब आता है आपका तीसरी जनरेशन के कंप्यूटर। इसकी टाइमिंग क्या रही है, 1964 में हुई थी ना, और इसका अंत 1971 में हुआ था। और इसमें बताया जा रहा है कि तीसरी पीढ़ी तक आने के कंप्यूटर के क्षेत्र में काफी ज्यादा विकास हो चुका था। जब तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर आया तो उस केस में ये देखा गया कि जो थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है उसमें काफी ज्यादा से ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है फर्स्ट और सेकंड की अपेक्षा। अब क्या था इसमें, तो कह रहा है कि इस पीढ़ी में कंप्यूटर और भी ज्यादा एडवांस और मॉडर्न हो गए। जैसे क्या होता है, मोबाइल कोई निकलता है तो उस मोबाइल में नया नया बहुत सारा अपडेट आता है और उसके अलग फीचर्स में उसी नाम से एक दूसरा मिल जाता है, बहुत सारा ऐसे अपडेट होता रहता है। तो हमारे कंप्यूटर के साथ भी ऐसा ही हुआ, जैसे जैसे इसमें अलग अलग फीचर्स आते गए, जैसे जैसे इसके वर्जन अपडेट होते गए, वैसे वैसे हमारा नया जनरेशन देखने को मिलता है। अलग अलग फीचर्स आया, अलग अलग ऑप्शन उसमें आ गया और भी ज्यादा मॉडर्न हो गया पहले की अपेक्षा। और इसमें बताया जा रहा है कि तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर के अंदर ट्रांजिस्टर की जगह आईसी का इस्तेमाल किया जाता था। फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर और थर्ड में आईसी चिप, जिसको इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया जाता था। और कह रहा है कि आईसी होता क्या था, तो कह रहा है कि आईसी एक तरह की चिप है जो कि सिलिकॉन से बनी हुई होती है। आईसी एक प्रकार का चिप होता है जो पाया जाता है किस जनरेशन के कंप्यूटर में, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में। और कह रहा है कि ये सिलिकॉन धातु से बना होता है और कह रहा है कि इसीलिए इसको सिलिकॉन चिप के नाम से भी जाना जाता है। और फिर कह रहा है कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर काफी ज्यादा रिलायबल, विश्वसनीय भी थी। और फिर कह रहा है कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का काम करने की स्पीड पिछले दोनों पीढ़ियों के कंप्यूटर से बेहतर थी, क्योंकि जब तक चेंज नहीं होगा तब तक आगे कोई इंप्रूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब चलिए, इसके बाद से यहाँ पे लिखा हुआ है आईसी आने के कारण कंप्यूटर का साइज काफी छोटा हो गया था और इसके साथ साथ मेमोरी की क्षमता भी काफी ज्यादा बढ़ गई। यानी कि जब थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में आईसी चिप का इस्तेमाल किया गया तो उस केस में ये देखा गया कि कंप्यूटर के क्षेत्र में काफी विकास हुआ है और इसके साथ साथ इसकी मेमोरी की कैपेसिटी भी ज्यादा मात्रा में बढ़ गई। अब चलिए, अब कह रहा है कि इस पीढ़ी में टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था। इस समय विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। कह रहा है कि इसमें टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग नाम का एक ऑपरेटिंग सिस्टम आता था, वही ऑप्शन इसमें किया जाता था किसमें, तीसरी जनरेशन के कंप्यूटर में। इस समय तो मान के चलिए कि बहुत सारा विंडोज का अपडेटेड वर्जन आपको मिल गया, विंडोज 10 है, विंडोज 11 है, ठीक है, विंडोज 10 है, विंडोज 11, विंडोज 7 है, विंडोज आपका एक्सपी आ चुका है। ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, चलाता है। अब चलिए, अब इसके क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान थे, तो देखिए बताया जा रहा है तीसरी पीढ़ी के फायदे। कह रहा है कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार पिछले दोनों पीढ़ियों के कंप्यूटर के मुकाबले काफी छोटा होता है। क्या चीज, जरूर होगा उस समय। और फिर कह रहा है कि इस पीढ़ी के कंप्यूटर काम करते समय बहुत बिजली खर्च करते थे, कम बिजली खर्च करते थे। और फिर लिखा हुआ है पिछले दोनों जनरेशन की तुलना में थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर काफी कम गर्मी पैदा करते हैं। और फिर लिखा हुआ है कि इसमें डाटा को कैलकुलेट करने की स्पीड काफी अच्छी।
अब देखिए डिसएडवांटेज इसमें दिया हुआ है, कह रहा है कि ये तो सब में कॉमन है, कह रहा है कि आईसी चिप को बनाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, इससे पीढ़ी के कंप्यूटर काफी महंगे आते थे। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर ये महंगे क्यों आता था? तो देखिए फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, और जब थर्ड जनरेशन आया जो आईसी चिप आ गया, तो इसके कारण हमारी कंप्यूटर की पावर और भी ज्यादा बढ़ गया, और इस वजह से ये दाम में क्या हो गया, महंगा भी हो गया। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि उस जमाने में आईसी चिप को रिपेयर करना काफी मुश्किल हुआ करता था। जिस समय थर्ड जनरेशन का इस्तेमाल किया गया, उस समय कह रहा है कि आईसी चिप को रिपेयर करना काफी मुश्किल हुआ करता था। यही है थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर था। अब चलिए, अब इसके बाद से क्या आता है, फोर्थ जनरेशन। और कह रहा है कि कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी की शुरुआत 1972 में हुई थी और इसका अंत 1985 में हुआ था। और कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में आईसी की जगह माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल, माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल। और कह रहा है कि माइक्रो प्रोसेसर में बहुत सारे एलएसआई सर्किट होते हैं, और चौथी पीढ़ी आने के बाद कंप्यूटर में और भी ज्यादा आधुनिक हो गए, और इस पीढ़ी के आते ही कंप्यूटर के काम करने की क्षमता और स्पीड दोनों ही बढ़ गई। और कह रहा है कि इस जनरेशन में कंप्यूटर के छोटे साइज में काफी ज्यादा फीचर्स उपलब्ध करवा दिए, यानी कह सकते हैं कि इसका साइज काफी छोटा हो गया, और इसके साथ साथ कंप्यूटर के सारे फीचर्स भी इंस्टॉल हो गए। और इस पीढ़ी में भी रियल टाइम सेवरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। अभी मैंने आपको 4 पीढ़ी पढ़ाया है ना। फर्स्ट में मैंने आपको बताया वैक्यूम ट्यूब के बारे में, सेकंड में मैंने आपको बताया है ट्रांजिस्टर के बारे में, थर्ड में मैंने आईसी चिप के बारे में बताया है, और फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर। समझ में आ रहा है ना, इसमें माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है। अभी सब मैं बताऊंगा, अभी सर्च करके सब मैं बताऊंगा वो क्या होता है, मैं पूरा आपको दिखाऊंगा। तो इसमें माइक्रो प्रोसेसर में कह रहा है कि बहुत सारे एलएसआई सर्किट भी होते थे, और कह रहा है कि इस जनरेशन में कंप्यूटर के छोटे साइज में ही काफी ज्यादा फीचर्स उपलब्ध करवा दिया गया। मतलब इसकी साइज छोटा था, लेकिन इसमें इतना सारा फीचर्स आ गया कि ये तीनों कंप्यूटर के मुकाबले इसका प्रेजेंटेशन बहुत ही बेहतर देखने को मिला। अब चलिए, अब इसके क्या क्या फायदे थे यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ये सब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। कह रहा है कि चौथी पीढ़ी की कंप्यूटर की स्पीड पिछले सभी पीढ़ियों की कंप्यूटर की तुलना में काफी अच्छी है, और इस पीढ़ी के कंप्यूटर साइज में काफी छोटे होते थे। और कह रहा है कि इन कंप्यूटर को मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, और ये कंप्यूटर सस्ते होते थे और आसानी से उपलब्ध भी हो जाते थे। और इसके डिसएडवांटेज क्या है? तो कह रहा है कि इस जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर को बनाना मुश्किल काम है, और माइक्रो प्रोसेसर को बनाने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। अब इस समय पांचवी पीढ़ी जो अभी इस समय चल रहा है, और एआई पर्पज का इस्तेमाल किया जाता है। एआई टेक्नोलॉजी मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें बताया जा रहा है पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर अभी तक सभी पीढ़ियों से बेहतर और एडवांस है। आप इस बात का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि ये कंप्यूटर बिल्कुल इंसानों की तरह व्यवहार करते हैं। और कह रहा है कि पांचवी पीढ़ी ये आई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, और वर्तमान समय में कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी चल रही है, और यह कंप्यूटर की आखिरी पीढ़ी है। और इन कंप्यूटर में सबसे ज्यादा स्पीड पाई जाती है, इनकी काम करने की क्षमता भी काफी ज्यादा है, और ये धीरे धीरे कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी को और भी विकसित किया जा रहा है, ताकि यह और भी ज्यादा एडवांस हो सके। दिन प्रतिदिन इस पे सुधार हो रहा है, दिन प्रतिदिन इस पे काम हो रहा है, ताकि इसमें और भी ज्यादा फीचर्स ला करके इसको और भी एडवांस बनाया जाए। तो अभी हमारे पास पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर की चल रही है। अब चलिए इसके बारे में हम सर्च करके आपको दिखा देते हैं। जैसे पहला नाम क्या आया है, वैक्यूम ट्यूब। देखिए मैं वैक्यूम ट्यूब का फिगर आपको दिखा रहा हूँ। देखिए वैक्यूम ट्यूब उस समय क्या होता था, देखिए यही आपका वैक्यूम ट्यूब, इसी का जो कैसे बना हुआ, कांच से बना हुआ है, और इसकी क्वांटिटी कितनी होती थी, 1000 इसकी क्वांटिटी होती थी। अब सेकंड जनरेशन में क्या आया, ट्रांजिस्टर। अब देखिए ट्रांजिस्टर का फिगर कैसे होता था, ये सब पहले यूज होता था। देखिए ट्रांजिस्टर, यही आपका ट्रांजिस्टर है। अब चलिए थर्ड जनरेशन में क्या था, आईसी चिप था आपका। देखिए ये आईसी चिप, इंटीग्रेटेड चिप के नाम से इसको हम जानते हैं। देखिए इंटीग्रेटेड सर्किट के नाम से। ये सब अलग अलग धातुओं से मिलकर के बनता है। अब चलिए चौथी जनरेशन के कंप्यूटर में क्या था, माइक्रो प्रोसेसर। देखिए माइक्रो प्रोसेसर के बारे में आपको दिखा दे रहे हैं।
माइक्रो प्रोसेसर इस तरीके से होता था। ये माइक्रो प्रोसेसर है आपका, इंटेल कोर i7 वगैरह ये सब माइक्रो प्रोसेसर है। और पांचवा में क्या दिखने को मिला, ए आई, एंटर करिए। देखिए मैंने अभी बताया है ना, ये बिल्कुल ऐसे मतलब इंसानों के जैसे व्यवहार करते हैं। जो आप मतलब इसमें जो आप इंस्ट्रक्शन देंगे उसके हिसाब से आपका सिस्टम काम करेगा। ये टोटली ये डिपेंडेंट होता है किस पे, एक ह्यूमन के ऊपर, एक मनुष्य के ऊपर। हम इसको कैसे ऑपरेट करते हैं ये दिमाग हमारे ऊपर समझ में आया। तो आज यही एक आपका चैप्टर था जो छूटा हुआ था। कल की क्लास में हम लोग एमएस वर्ड की क्लास में पढ़ा जाएगा, ठीक है। और देखिए